सुहाना, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, उसकी शादी हो जाती है रमन से। ससुराल में सिर्फ सास, ससुर और ननद कमली होते हैं। बहू के रूप में मुझे बड़ी ही सुंदर और संस्कारी बेटी मिली है। अरे ओ कजरिया, कुछ सीख ले अपनी भौजी से। सारा दिन बस टीवी पर गाना सुनती है, कभी लाल दुपट्टा तो कभी चुनरी चुनरी। अम्मा, काहे लिए ताना मारती हो? आजकल के लड़कों को संस्कारी लड़की अच्छी लगती है और चुनरी तो कितनी प्यारी दिखती है, इसीलिए हम चुनरी के गाने बहुत पसंद करते हैं और हम सुन लेते हैं। हाँ, जब तू ब्याह करके जाएगी ना तो है मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन किए हुए चुनरी देवेंगे। जब जाके अपनी भाभी के साथ खाना बनाने में मदद कर और कुछ सीख ले अपनी भौजी से। अरे मम्मी जी, मैं कर लूँगी, आप क्यों कजरी को परेशान कर रही हो? कजरी, तुम जाके पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे। पढ़ाई वो का होती है भाभी? हमने तो कभी नहीं की। कोनो खेल का नाम है का पढ़ाई? माँ जी, ये क्या है? अरे बहुरिया, वो का है ना, कजरी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो हमने कभी पढ़ने को लेके फर्ज भी नहीं किया। अब कभी पढ़ी लिखी है नहीं तो का जाने पढ़ाई लिखाई है। काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए तो। भाभी, काला अक्षर तो कोयला बराबर हुए ना, ये भैंस बराबर का है बोले आप? तुम नहीं समझोगी कजरी। आओ, मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर दोनों ननद भाभी खाना बनाने में लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन पोस्टमैन आता है। मिसेस सुहाना, आपका पोस्ट आया है। कजरी, जाके देखो, पोस्ट आया है, मेरे हाथ में आटा लगा है। ठीक है भाभी, हम अभी आते हैं। हाँ भैया जी, कौन पोस्ट है का? ये लो, आपको ये खोलने के बाद ही पता चलेगा मैम। मैम, आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर वो का होता है? हस्ताक्षर। अच्छा, वो जो कलम से पेपर पर गोजा गोजी करते हैं वो? गोजा गोजी नहीं, वो सिग्नेचर होता है। वो तो हमको नहीं ना आता। अंगूठा लगा सकते हैं, लगा देवे का? सुबह सुबह जाने किससे पाला पड़ गया। ठीक है, लगा दो। फिर कजरी पेपर पर अंगूठा लगाकर एनवलप लेके किचन में आती है। एक पेपर लाने के लिए ये आदमी आया, इससे अच्छा तो किताब का ही पन्ना फाड़ लेती भाभी, काम था तो। कजरी, वो पेपर दो रोटी रखने के लिए। तभी कजरी एनवलप से पेपर निकालकर उस पर रोटी रख देती है। अच्छा, वो पोस्टमैन कुछ लाया था ना, क्या हुआ उसका? हाँ, तो वो आपने रोटी रखने के लिए पेपर मंगाया था ना भाभी, उस पे हम रोटी रख दिए। अरे बुड़बक, वो रोटी रखने के लिए नहीं था। मैंने तुमसे वो वहाँ जो पेपर रखा है उस पर रोटी रखने के लिए कहा था। पढ़ी लिखी नहीं हो तो कॉमन सेंस तो होता है ना इंसान में। का तीर कमान का बोली आप? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अम्मा, भाभी हमको देखो कैसन कैसन बोल रही है। क्या बहू, तू हमारी बेटी को क्या कह रही है? हाँ, खबरदार, अगर इसे कुछ भी कहा तो हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है कि तू कुछ भी कह दे हमारी बेटी को। एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, बच्ची बनाकर रख दिया 22 साल की घोड़ी को। अरे खुद ही भोंगेंगी आप, मुझे क्या। अच्छा सुन बहुरिया, कल कजरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह तैयार करना, समझी? तैयार तो मैं कर दूंगी, इसके दिमाग में अक्ल कौन डालेगा कि उन लोगों से कैसे बात करनी है। अरे तू उसकी चिंता ना कर, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं। तो बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? हम ग्रेजुएशन पास है। व्हाट? अब वो 15वीं की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन कहता है ना। इट्स ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तो कुछ नहीं होता। मॉम, आप किस गंवार से शादी करने के लिए लाए हो मुझे? इससे ग्रेजुएशन तक नहीं पता, क्या ही पढ़ी लिखी होगी। चलो यहाँ से, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा सुनो तो,
लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई रिश्ते आए, लेकिन कजरी की बेवकूफ़ी और अनपढ़ होने के कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण घर में टेंशन का माहौल बन जाता है। बहू, कजरी के लिए एक रिश्ता आया है। अब तू ही है जो हमारी नाक कटने से बचा सकती है। मैं कैसे बचाऊं? आपने ही अपनी लड़की को अनपढ़ रखा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बस लड़के वाले जो भी पूछे ना उसका जवाब तू दे दीजो, बाकी सब मिलकर हम संभाल लेंगे। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, खानदानी लोग है, अच्छा घर द्वार है। अगर कजरी की शादी यहाँ हो गई ना तो राज करेगी राज। एक बार शादी हो गई तो कौन ही पूछेगा पढ़ाई का। अरे खुद ही इतने अमीर लोग हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वहीं अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। वेलकम बहन जी, वेलकम। व्हाट? इनका मतलब था वेलकम। मॉम, किस गवार की यहाँ आप ले आई हो? जब माँ ही अनपढ़ है तो बेटी कैसी होगी? डोंट वरी, हमारी कजरी बहुत गुणी है। शी इज़ वेल एजुकेटेड। बहू की बातों से उन्हें तसल्ली मिलती है। सभी घर में आते हैं। ननद और बहू मिलकर सभी को चाय नाश्ता देते हैं। तो बेटी, खाने में क्या बना लेती हो? मैगी। क्या बाकी कुछ बनाना नहीं आता तुम्हें? इसके कहने का मतलब है कि मैगी इसे बिल्कुल नहीं पसंद। वो छोड़कर सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है हमारी कजरी। वाह वाह वाह, बहुत गुणी हो बेटा तुम तो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कजरी ने IASMF की डिग्री ले रखी है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। पता नहीं किस डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूछ लिया तो इन लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये रिश्ता पक्का समझे? 5 मिनट, हमें अकेले में बात करनी थी। ठीक है जी। फिर तीनों अकेले में जाते हैं। बेटा, लड़की तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। अरे लेकिन लड़की गुणी है, संस्कारी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो उंगली पर नचाएगी। माँ, अब मुझे कजरी पसंद है, भले ही मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। फिर नखरे सहने के लिए तैयार रहना। वैसे जब लड़की के माता पिता ने इसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो दहेज भी मोटा मिलेगा। सही कह रहे हो जी। फिर तीनों सबके सामने आकर बैठ जाते हैं। हो गई कन्वर्सेशन? जी भाभी, हमें कजरी बहुत पसंद है। हाँ, हम इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बस हमारी छोटी सी शर्त है कि लड़की जब हमारे घर आए तो सोने और पैसों से लदी होनी चाहिए, किताबों से नहीं। और बारात में हमारे रिश्तेदारों की जमकर खातिरदारी होनी चाहिए और विदाई के समय सबको महंगे महंगी गिफ्ट। बस यही कुछ चीज़ें थी जो बात करनी थी। ये सुनकर कजरी की माँ को चक्कर आ जाता है। आप ठीक तो है ना बहन जी? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। लेकिन आप लोग इतना दहेज मांग रहे हैं, कैसे चलेगा? दहेज नहीं आंटी जी, ये तो गिफ्ट मांग रहे हैं। अब आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है तो इतना तो आप दे ही सकते हो ना उसके लिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी ना भी होती तो हम एक जोड़े में ब्याह कर ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के नखरे संभालने हैं तो उसके लिए हम खुश रहे, ये भी तो ज़रूरी है ना। आपको किसने कहा कि कजरी पढ़ी लिखी है? बेटी, तुमने ही तो कहा वो IASMF है। अब इतनी बड़ी डिग्री बता दी तो हम क्या ही कहें। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है। मैं क्या कहूँ अब। तभी सारे घर वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कजरी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज हो गई। क्यों झूठ कह रही हो? अभी तो बताया ना कि IASMF। ये क्या है तो फिर? सच्ची तो कहा इसने। इन ऑल सब्जेक्ट मैट्रिक फेल है हमारी बिटिया।
ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि लड़का भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके बाद कजरी की शादी हो जाती है जोगेश से और फाइनली उसे भी उसका परफेक्ट मैच मिल ही जाता है। प्रिया बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की है। उसकी सुंदरता को देखकर सब उसकी ओर एक बार तो जरूर देखते हैं, लेकिन उसकी खुजली की बीमारी के कारण कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई उसे दोस्त बनाता। बचपन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन प्रिया जैसे जैसे बड़ी होती है उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। सुनते हो, इस शहर में सबको प्रिया के बारे में पता है। यहाँ तो उसका रिश्ता होना नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी यही चिंता दिन रात सताती रहती है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमें कोई ना जानता हो। सही कहा, अब यही करना होगा। सुशीला, रंजीत और प्रिया मंजू के घर बनारस जाते हैं, जो कि रंजीत की दूर की मौसी है और उसने कभी प्रिया को देखा नहीं है। बिटिया बड़ी हो गई है, इसे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इतनी सुंदर जो है। मौसी जी, अब आप ही लड़का देखिए ना इसके लिए। हाँ हाँ, अब जब तक इसकी शादी नहीं लग जाती ना, तुम लोग यहीं रहोगे। मंजू जोरों शोर से प्रिया के लिए लड़का देखने लगती है। एक रोज मंजू प्रिया से कहती है, प्रिया, एक ग्लास पानी तो देना बेटा। हाँ जी, अभी देती हूँ। प्रिया अपने पैरों में खुजली करती है और उसी हाथ से मंजू को पानी देती है। तब मंजू कहती है, ये क्या किया तूने? खुजली वाले हाथ से ही पानी दे दिया। इस पानी को तो मैं हाथ तक ना लगाऊं। इस तरह से ससुराल में तुझे कौन रखेगा? प्रिया मंजू से कुछ नहीं कहती। दिन बीतने लगते हैं और मंजू देखती है कि प्रिया जब देखो खुजली ही करती रहती है, कभी सर पे तो कभी हाथ पैरों पर। एक रोज प्रिया अपने सर पर खुजली कर रही होती है और उसके हाथ में जू आ जाता है। प्रिया जू को मार देती है और उसी हाथ से आटा लगाने लगती है। इन सब से मंजू का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है, राम राम राम, घोर कलयुग है भाई, ऐसा गंदा काम मेरे घर में मत करो। सुशीला, ये क्या कर रही है तेरी बेटी? मेरी पूरी रसोई को खराब कर दिया तुमने। ये आटा बाहर फेंक कर आओ। मौसी जी, गुस्सा थूक दीजिए, प्रिया बच्ची है अभी। तुम लोगों ने मुझसे छुपाया कि इसे खुजली की बीमारी है। जब से ये यहाँ आई है मुझे खुजली आने लगी है। ये मुझे भी बीमारी दे जाएगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। मैं और ये भी तो रहते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरी प्रिया की शादी करवा दीजिए, फिर हम दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, कल ही मैं लड़के वाले को बुलाती हूँ। अगले दिन मंजू लड़के वाले को बुलाती है और उधर सुशीला प्रिया से कहती है, बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू लड़के वालों के सामने कोई खुजली वाली हरकत मत करना, नहीं तो अपनी माँ को मरा समझना। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? सुशीला प्रिया के हाथों में मिर्ची लगा देती है ताकि वो लड़के वालों के सामने कितनी भी खुजली आ जाए, मिर्ची के डर से खुजली ना कर सके। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और प्रिया को देखकर पसंद कर लेते हैं। जल्दी से शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम भी चाहते हैं कि प्रिया जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। मोहित और प्रिया की शादी हो जाती है, लेकिन उफ, ये खुजली प्रिया का पीछा ही नहीं छोड़ती। शादी की पहली रात जैसे ही मोहित प्रिया के पास बैठता है, प्रिया जहां तहां खुजाने लगती है। प्रिया माथा खुजा खुजा कर अपने बालों को नोच लेती है। अरे, आज हमारी सुहाग रात है, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मूड ही पूरा खराब कर दिया तुमने। प्रिया रोने लगती है और मोहित कमरे के बाहर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब प्रिया की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आती हैं, बहू तो चांद का टुकड़ा है, आओ आओ बहन, अब मुंह दिखाई शुरू करते हैं। औरतें मुंह दिखाई चालू करती हैं और जैसी जैसी मुंह दिखाई होती जाती है, इधर प्रिया को खुजली आने लगती है और वो खुजाने लगती है। खुजा खुजा कर प्रिया के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके बाल भी बिखर जाते हैं। चांद पे दाग इसके
हालत देखो, बहू नहीं खुजली की दुकान आई है। सही कहा है किसी ने, सब कुछ नहीं मिलता एक साथ। अच्छा ही चुना लगा पिंकी को। औरतें चली जाती है, लेकिन पिंकी प्रिया से कुछ नहीं कहती। प्रिया खुजाती हुई रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रोटी बेलते वक्त प्रिया बेलन से ही खुजली करने लगती है और वही रोटी पिंकी को लाकर देती है। अब पिंकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाती हुई कहती है, बहू आकर घर में उजाला करती है, लेकिन तुमने मेरे घर में अंधेरा कर दिया। अब क्या हमें बीमार करना चाहती हो खुजली वाला खाना खिलाकर? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। पिंकी प्रिया को एक कमरे में बंद कर देती है। आज से तुम यहाँ रहोगी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रिया अपने नसीब को कोसती हुई पिंकी की बात मान लेती है। अब खाना पीना सब प्रिया को उसके कमरे में ही मिल जाता। उधर पिंकी मोहित के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज मोहित को पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है, इसीलिए उसे अलग कमरे में बंद करवा दिया जाता है। कोई भी ना उससे मिलता है और ना ही उससे बात करता है। जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि मोहित की हालत नाजुक है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और मोहित के पास चली जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। इस बीमारी में लोग मर भी जाते हैं। बाकियों की तरह तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में खत्म होने लायक कुछ रहा ही कहाँ है। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम ही पर खत्म होती है। एक लड़की के लिए उसके पति की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिया उसकी सेवा में जुट जाती है और जल्द ही मोहित ठीक हो जाता है। तुमने तो चमत्कार कर दिया। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे तुमने भी मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो प्रिया। इस घर में मैं तुम्हें बहू का अधिकार दिलवा कर रहूंगा। मैं बंद कमरे में ही ठीक हूँ। मेरे कारण आप लोगों की इज्जत खराब हो रही है। जब मोहित प्रिया को लेकर सबके सामने आता है, मोहित को देखकर पिंकी खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा बेटा वापस आ गया। अरे कल मोहित, छोड़ मेरे बेटे का हाथ, जा कमरे में वापस चली जा। क्या तू मेरे बेटे को खुजली का रोग देना चाहती है? प्रिया रोती हुई जाने लगती है, लेकिन मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ, प्रिया आज से हमारे साथ ही रहेगी। भगवान ने नहीं, प्रिया ने मुझे बचाया है। जिस समाज के कारण आप प्रिया को मुझसे दूर कर रही हैं, वही समाज मुझे देखने तक नहीं आया जब मुझे कोरोना हुआ था। आप तक मेरे पास नहीं आई माँ। मुझे खुजली होती है तो हो जाए, लेकिन प्रिया इस घर में अपने पूरे अधिकार के साथ हमारे बीच रहेगी। मोहित की बात सुनकर पिंकी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। होनी होती तो अब तक हम सबको खुजली हो गई होती। मैंने इस समाज के डर से अपनी बहू को इतने दुख दिए और उसी ने मेरे बच्चे को अपनी जान पर खेल कर बचाया। मुझे माफ कर दे प्रिया। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। तीनों साथ रहने लगते हैं और प्रिया की जिंदगी संवर जाती है। चांदनी चौक गली नंबर 4 की सबसे फेमस दुकान अग्रवाल स्वीट्स, जहां दुकान खोलने के पहले ही ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये चांदनी चौक की एकमात्र ऐसी दुकान थी जिससे कोई आदमी नहीं, औरत चला रही थी। दुकान के सारे स्टाफ, सारे हलवाई, सभी के सभी फीमेल। 100 ग्राम बर्फी पैक कर दीजिए भाभी। बस 100 ग्राम क्यों बोला भैया? क्वालिटी में 19-20 हुआ क्या? कुछ भी वैसा लगे तो एकदम आप बेफिक्र होकर बोल दीजिए, आप ही की दुकान है। कुछ भी गलत हुआ होगा तो हम जरूर बदलाव करेंगे, पर क्वालिटी 19-20 हो ही नहीं सकती मम्मी जी। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हलवाई बिल्कुल सही तरीके से दुकान की मिठाइयाँ बनाए। ऐसे नहीं, पिछले 80 सालों से चांदनी चौक में हमारी मिठाई की दुकान चल रही है। तुम बात तो ठीक कह रही हो बेटा। अग्रवाल स्वीट्स की क्वालिटी में 19-20 तो अभी हो ही नहीं सकता। वो आजकल मेरा काम जरा मंदा चल रहा है, ऊपर से बर्फी इतनी महंगी, इसलिए बस। अच्छा, तो ये मसला है। प्रीति, अंकल के लिए 200 ग्राम बर्फी पैक कर दे। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं अंकल जी, और कस्टमर कम, परिवार ज्यादा है। 100 ग्राम के पैसे बाद में दे दीजिएगा, आप कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। और इसी तरह अनीता पिछले कई सालों से अपना बिजनेस चला रही थी। ऊपर मकान, नीचे दुकान।
जिस दिन से अनीता अपने ससुराल आई थी, उसके ससुर ने अग्रवाल स्वीट्स की चाबी उसके हाथों में रख दी थी। अनीता की दोनों बहुओं को भी बिजनेस की पूरी पूरी नॉलेज थी और दोनों ही घर के साथ अपनी सास के साथ दुकान भी देखा करती थी। पर गल्ले में आज तक अनीता के अलावा ना कोई बैठा, ना ही किसी को बैठने की इजाजत थी। अनीता और प्रिया दुकान संभाल रही थी, तभी पूजा नाश्ते की प्लेट लेकर दुकान पर आती है। आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, 11 बजने को आए, तब तक मैं हूँ दुकान पर। कितना ध्यान रखती है तू मेरा। मेरा क्या, हम सभी का। तभी अनीता का फोन बजता है और उसके फोन पर उसके भाई का कॉल आता है। दीदी आपको तो पता ही है, मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है। घर में कोई और औरत भी नहीं है, कैसे सब कुछ होगा? और पहला बच्चा है। डॉक्टर ने खास नसीहत दी है बहू की देखभाल करने की। ऐसे तो आपके भतीजे ने एक नर्स रखी है, पर घर वालों की बात अलग होती है ना दीदी। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई विनोद। बेचारी प्रीति अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? एक तो पहले इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद बात यहाँ तक पहुंची है। तू टेंशन मत ले विनोद, भाभी नहीं तो क्या हुआ, तेरी बहन तो है। मैं जल्द से जल्द तेरे पास पहुंचती हूँ, तू फिक्र मत कर। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस अनीता ने कभी अपने दुकान के गल्ले को छोड़ा नहीं था, अब उसके पास गल्ले को छोड़कर अपने भाई के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अनीता का चेहरा देखकर उसकी दोनों बहुएं समझ जाती है कि उनकी सास के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हुई है क्या? हुई तो नहीं है बेटा, पर होने वाली है। तेरे मामा ससुर के यहाँ छोटा सा मेहमान आने वाला है। भाभी को गए हुए सालों हो गए। अब घर में प्रीति के अलावा कोई औरत तो है नहीं, ना सास, ना जिठानी, ना देवरानी। तो बेचारी प्रीति अकेले सब कुछ कैसे करे? इसलिए बच्चा होने तक, या हो सकता है उसके बाद भी 1-2 महीने मुझे विनोद के घर ही रहना पड़ेगा। तो तब तक गल्ला संभालेगा कौन? हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे मम्मी जी। और हम नहीं तो और कौन? हम दोनों है ना, हम संभालेंगे मम्मी जी, और हम नहीं तो और कौन? अरे दुकान है, कोई मजाक नहीं। जिस चीज के 2 मालिक होते हैं उसको दिशाहीन होते वक्त नहीं लगता। अनीता के आगे बोल ही कौन सकता था। रोज की तरह दोनों बहुएं दुकान के बाद घर का काम निपटा कर सो जाती हैं। अगली सुबह 5 बजे उठकर ही प्रिया सभी का नाश्ता तैयार कर देती है और फिर दुकान में पूजा कर प्रिया ऊपर नाश्ता करने वापस आ जाती है। अनीता और प्रिया एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। इत्तेफाक से पूजा की माँ उषा उसी वक्त उनके घर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी सवेरे सवेरे भाग भाग कर सभी का काम कर रही है और बाकी सब आराम फरमा रहे हैं। अरे बैठ भी जा बेटा, सब तू अकेले ही कर लेगी क्या? मम्मी आप यहाँ? मैं तो नीचे दुकान पर ही आई थी, पर वहाँ कोई था नहीं तो ऊपर आ गई, वरना मैं कब आती हूँ तेरे घर। अरे आंटी जी, आप बैठिए, आराम से भाभी से बातें कीजिए। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस घर में तो मुझे लगता है सारा काम करने का पेटेंट मेरी बेटी के पास ही है। तुम करो आराम से नाश्ता, वो देख लेगी सब। वैसे भी ना बेटी के घर का खाना हमारे में नहीं खाते। पूजा सभी को नाश्ता देती है, जिसे खाकर अनीता और प्रिया दुकान पर चली जाती है। इसी तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और दोपहर का वक्त हो जाता है और सभी खाने के लिए ऊपर आते हैं। भाभी एक और रोटी खिला दो ना, कहना पड़ेगा, आज सब्जी ना बहुत मस्त बनी है। तू भी खा ले पूजा, तुझे किसी ने खाने से मना किया है क्या? समधन जी रोकती है क्या खाने से? क्या समधन जी? मैं अगर रोकने भी जाऊं तो आप रोकने देंगी क्या समधन जी? मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर है। पर आपके भाव से लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा काम करवाते हैं। अरे अरे, आप तो नाराज हो गई समधन जी। हमारा तो रिश्ता ही हंसी मजाक वाला होता है। ये तो उषा ने बस बात कवर करने को कह दिया था, पर असल में तो उसने मन ही मन प्रिया के लिए खटाश अपने मन में पाल लिया था। कुछ देर बाद जैसे ही सब खाना खाने से उठते हैं, तुम बर्तन देख लो प्रिया, मैं दुकान चली जाती हूँ। पर आप दुकान जाएंगी तो फिर आंटी जी का अकेले मन कैसे लगेगा भाभी? काम के साथ रिश्ते भी संभालने पड़ते हैं। आप चिंता मत कीजिए, दुकान आज मैं देख लूंगी। ये कहकर प्रिया दुकान चली जाती है। तुझे कुछ दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या देखना है मम्मी? खाने में मक्खी थी क्या? यही तो तुम भूली रह गई बेटा। दिन भर कभी किसी को नाश्ता परोसती रहती हो, कभी किसी को खाना।
इस तरह तुम्हारा पूरा जीवन रसोई में ही कट जाएगा और तुम्हारी देवरानी दुकान का गल्ला साफ कर लेगी। अरे नहीं मम्मी, वो तो तुम आई थी ना इसलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटा। क्या मैं समझती नहीं तेरी देवरानी की चाल? आज खाने के वक्त तेरी सास बाहर गांव जाने की बात कर रही थी। देख, यही समय है अपनी सास की चापलूसी शुरू कर दे। और ऐसे ही तूने अगर उनका दिल जीत लिया ना तो गल्ला तेरा। और एक बार दुकान किसी के हाथ में आ जाती है तो वो छोड़ना थोड़ी ना है। उसके बाद क्या, रसोई संभालने के लिए नौकर रख लेना, नहीं तो तेरी देवरानी तो है ही। और अपनी बेटी को ये सलाह देकर उषा अपने घर वापस लौट जाती है। उसके बाद क्या था, पूजा तो एक बार में ही पूरी तरह बदल जाती है। रात के खाने के वक्त, टिंडे टिंडे कौन खाएगा? ये क्या बनाया है खाने में भाभी आपने? एक तो फैक्ट्री में दिमाग खराब करके आओ और खाने में मिलते क्या है? टिंडे। मैंने तो भाभी को मना ही किया था टिंडा बनाने से, पर पता नहीं आज तो उन्होंने जिद कर डाली कि खाने में टिंडे ही बनेंगे। मुझे लगा शायद उनका मन होगा। और अपनी सास की कुर्सी के पीछे खड़ी होकर पूजा कहती है, अब तो घर पर टिंडे ही बनेंगे क्योंकि मम्मी जी को टिंडे बहुत पसंद है। क्या मम्मी जी? अरे बहू, तुझे याद था कि मुझे टिंडे कितने पसंद है? कितने साल हो गए मुझे टिंडे खाए। ना कोई बनाता था और ना ही मुझे टिंडे के लिए कोई पूछता था। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अनीता के सिवाय पूरे घर पर किसी को भी टिंडे पसंद नहीं थे, इसलिए रात का खाना अनीता के अलावा और कोई खा ही नहीं पा रहा था। मैं अचार ले आती हूँ पापा जी, हम ना अचार के साथ खा लेंगे। आज पूजा ने पहली बार सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के ही पसंद का खाना बनाया था। अपनी सास का खाना खत्म होने तक पूजा वहीं उनके साथ खड़ी रहती है और जैसे ही खाना खत्म कर अनीता अपना प्लेट उठाने लगती है। अब रहने दीजिए मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं उठा देती हूँ प्लेट। आप निश्चिंत होकर कमरे में जाइए और आराम कीजिए। सुबह से काम कर करके थक गई होंगी आप। और इस तरह पूजा अपनी माँ की कही मानकर अपनी सास की चापलूसी करना शुरू कर देती है। रात को रसोई में छिपकर पूजा अपनी माँ को फोन करती है। हेलो मम्मी, आपके कहने पर मैंने मम्मी जी की पसंद का खाना तो बना दिया, जिससे वो तो बहुत खुश हो गई, पर बाकी सब ना भूखे ही रह गए। पापा जी ने तो बस एक ही रोटी खाई। अरे तो तू ऐसा करके किसी के साथ बुरा थोड़ी ना कर रही है बेटा। और मान ले आज तूने खाने में एक ही सब्जी बनाई तो तेरी देवरानी भी तो एक अलग सब्जी बना सकती थी बाकी सब लोगों के लिए, पर नहीं किया ना उसने ऐसा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। इसका मतलब है अब तक सभी का टेंशन बस मैं ही ले रही थी। वाह प्रिया वाह, कितनी मतलबी निकली तू। वही तो तुझे समझाना चाह रही हूँ बेटा। इसी तरह तू बस अपनी सास को खुश करने पर ध्यान दे, और सास खुश तो ससुर तो अपने आप खुश रहेंगे। अगली सुबह जैसे ही अनीता उठकर अपने कमरे से बाहर आती है, सारा काम छोड़कर पूजा उसी के आगे पीछे करना शुरू कर देती है। अब फिर से 4 बजे उठ गई मम्मी जी, कितना काम करेंगे आप, आराम कीजिए ना। एक तो ही है बहू जिसको मेरी फिक्र है। सही कहती है तुम, मैं भी सोच रही थी जरा शरीर को आराम दूं। परसों मुझे अपनी एक सहेली की शादी में जाना है, तो उस दिन दुकान बंद ही कर देती हूँ। क्या कहती है तू? वरना पीछे से ग्राहकों की टेंशन लगी रहेगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है मम्मी जी, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अरे क्यों होगी दुकान बंद? चलती फिरती दुकान है, वो भी मार्केट के बीच। मजाक थोड़ी ना है, जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया। मम्मी जी आप जाइए शादी में, यहाँ स्टाफ है, मैं हूँ, भाभी है, हम देख लेंगे दुकान। अरे तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मम्मी जी की बात काटे। मम्मी जी ने कह दिया दुकान बंद रहेगी तो बंद ही रहेगी। चलिए मम्मी जी कमरे में चलते हैं, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ और फिर नाश्ते में बनेंगे टिंडे के पकौड़े। पूजा अनीता के साथ कमरे में जाती है और उसके पैरों की जमकर मालिश करती है और फिर बनाती है नाश्ता टिंडे के पकौड़ों का। न जाने क्या हो गया है पूजा को, आजकल रोज टिंडे ही बना देती है। ऐसे तो मेरा वजन कम हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं तो टिंडे खा ही नहीं पाऊंगा। अरे मेरी बहू मेरी सेवा कर रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे आज ना मुझे सभी से एक बात करनी थी। वो मिश्रा एंड कंपनी वालों के यहाँ आज एक पार्टी है, बहुत हाई क्लास लोग हैं। मुझे तो ऐसे भी कल मेरी सहेली के यहाँ जाना है, तो इस पार्टी में तुम चारों चले जाओ। और शाम को अनीता के दोनों बेटे और बहू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ प्रिया 1 पीस पहनकर अपने कमरे से आती है, जिसे देखते ही पूजा भड़क जाती है। ये क्या है प्रिया, तुमने ये शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है?
पति के साथ डिनर डेट पर ऐसे कपड़े पहनकर मन नहीं भरा क्या तुम्हारा, जो अभी भी वन पीस पहनकर खड़ी हो गई? ऐसा भी नहीं कि किसी अनजान की पार्टी में जा रहे हैं। नामचीन बिजनेस वाले लोग हैं, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपनी भी कुछ समझ होनी चाहिए कि नहीं? ये क्या बात हुई भाभी? उनकी खुद की बहू यूएस की है। मम्मी जी ने कहा था हाई क्लास लोग हैं, तो क्या हो गया मैंने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए तो? जैसा देश वैसा भेष। मेरा तो ऐसा मानना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मम्मी जी को साड़ी बहुत पसंद है, फिर भी तुमने ये कपड़े पहने। खैर, मुझे तो मेरा ससुराल लेकर चलना है, चाहे कहीं भी जाऊं मेरा पहनावा वही रहेगा जो मेरी सास को पसंद है। रात को पार्टी से लौटने के बाद सबसे पहले पूजा अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। बस बिल्कुल यही। तेरी सास के 2 बेटे हैं, पर परिवार का हेड आगे चल के एक ही बनेगा। मुझे खुशी है वक्त रहते तू समझ गई कि वो हेड तुझे ही बनना है। पूजा के अपने तरफ ऐसे बर्ताव से अनीता आजकल पूजा से बड़ी खुश रहती थी। और एक दिन तो अनीता सभी के सामने कहती है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया है बहू। ये काम के भाग दौड़ में मैं तो खुद का ख्याल रखना ही भूल गई थी, पर तूने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं क्या कहूँ। ये कहते हुए अनीता अपने हाथ से कंगन निकालकर पूजा के हाथों में पहना देती है। बस इसी तरह आप मुझे दुकान की चाबी भी सौंप दीजिए मम्मी जी, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूजा ने इससे पहले अपने पति से कभी कुछ नहीं छुपाया था, और इतने दिन तक इस बात को पूजा मिहिर से छुपाती भी कैसे। रात को जब दोनों कमरे में सोने जाते हैं तब अपनी पत्नी के चेहरे पर छुपी हुई हंसी देखकर मिहिर पूछता है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में। जब से मम्मी जी तुझसे मिलकर गई है तेरा हाव भाव ही बदल गया है। और आज जब माँ ने तुझे कंगन दिए उसके बाद तो क्या कहने। क्या बात है बताओ तो। अरे बोलने को है ही क्या, देवर जी तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, पर भगवान ने आपको ऐसी किस्मत दी है कि हर तीसरे महीने में आपकी नौकरी चली जाती है। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया कि किसी तरह मम्मी जी के बाद गल्ले की जिम्मेदारी मैं संभालूं। एक चला चलाया दुकान हमें मिल जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश में लग गई कि मम्मी जी का दिल जीत लूं, और देखिए नतीजा सामने है। कल मम्मी जी मामा जी के घर जाने वाली है, बस कल सुबह का इंतजार है। किसी तरह वो चाबी मेरे हाथों में रख दे, फिर बात बनेगी। फिर हमें पैसों के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा इरादा तो सही है, पर ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी अब कल देखते हैं क्या होता है। और अगली सुबह वही सुबह थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अपना सारा सामान पैक अनीता घर के हॉल में आकर बैठ जाती है। मैं जाकर ओला बुक कर लेता हूँ मम्मी। अरे 5 मिनट रुक जाओ, पहले मैं गल्ले की जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं में से एक बहू को सौंप दूं, फिर तुम जाना। तूने मेरा इतना ख्याल रखा है पूजा बहू कि मैं। और जैसे ही अनीता ये कहती है, पूजा फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। मुझे पता था मम्मी जी आप गल्ले की चाबी मुझे ही देंगी। देख लिया, मेरी माँ का नुस्खा आखिर काम आ ही गया ना। पर यहाँ बात तो मेरे ख्याल रखने की थी ही नहीं। मुझे अपनी दुकान के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी खुद की एक सोच हो, वो सही गलत समझता हो, ताकि कोई ऐसा जो हर वक्त किसी तीसरे की बातों में आकर मेरी चापलूसी करे। तू तो मेरी चापलूसी में इतना खो गई बहू कि मेरी गलत बात को भी सही कहने लगी। और उस वक्त प्रिया ने मेरी या किसी की ना सोचकर सही का साथ दिया। इसलिए मैं गल्ले की चाबी अपनी छोटी बहू प्रिया को सौंप कर जाती हूँ। मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई मम्मी जी। हो तो गई बहू, पर तूने इससे एक सीख भी तो ली कि हर बार दूसरे के बहकावे में आकर काम करने का कोई फायदा नहीं होता। अपनी माँ की ना सुनकर तू उसी तरह रहती जिस तरह तू वाकई में है, तो ये चाबी शायद मैं तुझे ही देती, क्योंकि सब चीज को एक साथ संभालना तू जानती है। पर तेरा दिमाग कमजोर निकला और तू अपनी माँ के बहकावे में आ गई और खुद का वजूद ही खो बैठी। ये सुनते ही पूजा अपना सर पकड़े वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब पछतावे क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हम ये तो समझ गए कि हर बार चापलूसी हमारे काम नहीं आती, पर गौर इस बात पर भी करना है कि हमारा कितना भी प्यारा दोस्त रिश्तेदार अगर हमें कोई सीख दे तो हमें अपना विवेक खोकर उसकी बात को मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि फैसला हमेशा खुद की समझ से ही लेना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर। वरना हाल वैसा ही होता है जैसा पूजा का हुआ।